ने कल कक्षा 8 में जो पाठ दहन और ज्वाला पढ़ रहे थे विज्ञान में, उसमें हमने कल माचिस की तीली की जो कार्य प्रणाली थी उसको समझा था। आज हम उसे आगे बढ़ते हैं। तो हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप जो है वह उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। यानी आग लगाने के लिए ज्वलन ताप होना बहुत ही आवश्यक है। अगर ज्वलन ताप से कम ताप होगा तो कोई भी वस्तु आग नहीं पकड़ सकती। तो क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? तब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है। यानी ऐसा नहीं होता कि हम कुकर में तेल रखकर उसे अगर स्टोव पे रखते हैं तो वो आग कुकर के अंदर लगना शुरू हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा सा गर्म कर दें तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है क्या? आप खुद सोचिए। एक तरफ लकड़ी है, एक तरफ केरोसिन है। आप एक माचिस की तीली से लकड़ी को जलाने की कोशिश करिए और केरोसिन को जलाने की कोशिश करें। दोनों में से जल्दी कौन जलेगा? केरोसिन जलेगा। यानी उस केरोसिन का ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम था। तो इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी। जी हाँ, यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है उन्हें आपको बहुत ही संभाल करके बहुत ही केयरफुली रखना होता है, नहीं तो कभी भी घर में आग लगने की घटना या दुर्घटना घट सकती है। तो निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप समझते हैं। क्रियाकलाप 6.4, जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से काम लेना है, कहीं हाथ न झुलस जाए। कागज़ के 2 कप तैयार करिए। ठीक है, कागज़ के 2 कप बना लेंगे। इसमें से एक कप में 50 ml जल डालना है और एक कप को खाली रखना है। अब दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करना है। एक जल वाला है, एक बिना जल वाला है। ये आप चित्र में देख सकते हैं। नीला नीला जल भरा हुआ है, एक में जल नहीं है। तो आप सोचिए किस में आग पहले लगेगी। तो अब प्रश्न है कि कागज़ के खाली कप का क्या होता है। तो जो खाली कप है उसका ज्वलन ताप तो कम था और वो शुष्क था, इसलिए वह जल्दी जल जाएगा। जल युक्त कागज़ के कप का क्या होता है? तो जल जो होता है वह ठंडा होता है और जब तक जल के संपर्क में कागज़ है वो भीगा हुआ है तो वह ठंडक में रहेगा। इसका मतलब उसका ज्वलन ताप जो है वह और ज़्यादा देना पड़ेगा खाली कप की तुलना में। क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? तो हाँ, जल जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, लेकिन वह कप आग नहीं पकड़ेगा। यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज़ के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। जी हाँ, जल उबल सकता है। जब तक कागज़ गर्म नहीं हो के जल नहीं जाता, जब तक जल तो उबलेगा। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज़ के कप को दी जाने वाली ऊष्मा जो है वह चालन की विधि द्वारा जल के पास चली जाती है। तो कागज़ तो गर्म नहीं होता है जबकि जल गर्म होता है। अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज़ के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह जलता नहीं है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण हैं जैसे पेट्रोल, एल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस आदि। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? तो आप इसमें केरोसिन लिख सकते हैं, नेफ्था लिख सकते हैं, आप इसमें कोलतार लिख सकते हैं, कोयला गैस लिख सकते हैं, सीएनजी गैस लिख सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनका ज्वलनता बहुत कम होता है और ये बहुत ही तेज़ी से आग पकड़ लेती है। अब है अगला, हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? यानी कहीं आग लग जाए तो उसे कंट्रोल कैसे करेंगे? तो आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा, या आपने किसी फिल्म में भी देखा होगा, उसमें बताते हैं कि किसी फैक्ट्री में आग लग गई वगैरह, ऐसा आपने देखा होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है
तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ भी आपको बांटना है। अब पहेली कह रही है, अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके या आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशामक सेवा को सूचित करना पड़ता है। तो आपके पास 100 से लगाकर 108 तक जो नंबर हैं वो सभी लिखे हुए होने चाहिए। उसमें पुलिस, अग्निशामक, एम्बुलेंस, इमरजेंसी कॉल सब नंबर होते हैं। यह आपके पास पूरी डायरेक्टरी लिखी हुई होनी चाहिए। ये ज़रूरी है कि हम सबको अग्निशामक सेवा के टेलीफोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई घटना घट सकती है तो हमें तुरंत वहाँ सूचना देनी पड़ती है। यह आपके सामने एक चित्र है जिसमें एक मकान में आग लग रही है और वहाँ दूर एक लाल कलर की गाड़ी खड़ी है, फायर ब्रिगेड यानी अग्निशामक यंत्र, जहाँ ऊपर से एक व्यक्ति जो है वो पानी की बौछार डाल रहा है और यहाँ ज़मीन पर से भी एक व्यक्ति पानी की बौछार डाल रहा है। यानी आग को सब तरफ से कंट्रोल करना पड़ता है, छत के ऊपर से, नीचे से, खिड़की से, दरवाजे से, हर तरफ से, तभी वह कंट्रोल होती है। क्या आपके शहर, नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? तो हाँ, ज़रूर है। अपने उदयपुर सिटी में तो है ही। जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकताएं होती है। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? तो ये देखिए, कौन सी 3 चीज़ें होती हैं जो आग लगाने के लिए आवश्यक होती है। पहला है ईंधन, यानी लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, केरोसिन, कुछ भी। दूसरा है वायु, यानी वायु में ऑक्सीजन। और तीसरी है ऊष्मा, यानी कि ज्वलन ताप। जब ये 3 चीज़ आपस में मिल जाती है तो कहीं भी आग लग जाती है। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी आग को कंट्रोल करने के लिए 3 में से कोई एक चीज़ हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी। आग बुझाने वाले का कार्य है वायु का प्रवाह काटना, ईंधन का ताप कम करना, ये दोनों होता है। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन है, तो हम उस भवन को नहीं हटा सकते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम ऑक्सीजन को उस भवन के संपर्क में आने से रोक सकते हैं, क्योंकि बीच में पानी की परत आ जाती है तो आग बुझ जाती है। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लग जाए तो जल विद्युत का चालन करता है, आप सभी जानते हैं। और अगर आप आग बुझाने के लिए जल का उपयोग करोगे विद्युत उपकरण पर, तो आपके पूरे शरीर में इतना खतरनाक विद्युत का झटका लगेगा कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है और आप झुलस सकते हैं। तो आग बुझाने वाले को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता। क्या आपको याद है कि जल या तेल से जल जो होता है वह तेल से भारी होता है। यानी जल, अगर आप किसी पेट्रोल में आग लग गई है और वहाँ जल डालोगे तो जल तो नीचे भी चला जाएगा, पेट्रोल ऊपर आ जाएगा, फिर भी आग तो लगती रहेगी, इसलिए नहीं डाल सकते। अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक माना जाता है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का संपर्क आपस में टूट जाता है और अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती, क्योंकि यह गैस है। तो विद्युत की जो चिपें होती हैं, जो तार होते हैं, कुछ सर्किट होते हैं, वह खराब नहीं होते हैं। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जाती है और LPG किस रूप में सिलेंडर में रखी जाती है? LPG भी द्रवित रूप में रखी जाती है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस नाम है, नाम से पता चलता है लिक्विड यानी द्रवीकृत।
सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतः यह न केवल आग के चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले जाती है, मतलब तापमान डाउन कर देती है। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव करने से। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग को बुझा देती है। अब बात आती है दहन के प्रकार। एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। सावधानी क्या रखनी है, स्वयं गैस स्टोव का प्रयोग न करें, अपने माता पिता की सहायता लीजिए। गैस स्टोव की घुंडी यानी कि नॉब को घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं, हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा तीव्र ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन जो है वह तीव्र दहन कहलाता है। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों से जल उठता है उसे स्वतः दहन कहते हैं। तो स्वतः शब्द से पता चलता है अपने आप चलना। कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश में बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से ही लगती है। क्योंकि मनुष्य जो होते हैं वो कहीं जलती हुई माचिस की तीली या कोई धूम्रपान करते हैं तो वह सिगरेट बीड़ी जलती हुई वहीं कहीं आसपास फेंक देते हैं, जिससे हवा के कारण वह इधर उधर फैल जाती है और आग लग जाती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में के लिए जाते हैं या कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतया बुझाना ही आपको याद रखना होगा, बहुत ही अवश्य है ये। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया के से बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। अभिक्रिया पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है क्योंकि पटाखों में बारूद भरा होता है। जब आप उस पर जोर से दबाव डालते हैं तो वह बारूद कंप्रेस होने के कारण फट सकता है और आपको दुर्घटना का नुकसान हो सकता है। अगली बात आती है ज्वाला। LPG ज्वाला का प्रेक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो मोमबत्ती में आपने देखा होगा बीच बीच में पीली और ऊपर ऊपर हल्की नीली ज्वाला होती है। और आपने LPG में भी देखा होगा गैस स्टोव में नीली ज्वाला होती है, लेकिन जब गैस स्टोव खत्म होने वाला गैस खत्म हो जाती है सिलेंडर में तब पीली ज्वाला आ जाती है। तो कक्षा 7 के मैग्नीशियम रिबन को जलाने के अपने अनुभव को याद करिए। यदि आपको सारणी 6.2 में शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करिए और सारणी में लिखिए कि पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं देता है। तो हमने पूरी सारणी को आपके सामने रखा है, ये आपको फिलअप करनी होगी। सोच करके आप फिलअप करिए। पदार्थ है मोमबत्ती, क्या ज्वाला देगा क्या? तो मोमबत्ती तो ज्वाला के साथ जलती है, ज्वाला देगी। तो ज्वाला वाले में राइट लगाना है, ज्वाला नहीं में क्रॉस लगाना है। क्या मैग्नीशियम ज्वाला देगा क्या? तो हाँ, राइट लगाना है, ज्वाला देगा, नहीं में क्रॉस लगाना है। कपूर ज्वाला देता है क्या? हाँ देता है, राइट लगा दे में। मिट्टी के तेल वाला स्टोव ज्वाला देता है क्या? तो हाँ देता है, राइट लगाइए। लकड़ी का कोयला ज्वाला देता है क्या? तो नहीं, लकड़ी का कोयला बिना ज्वाला के साथ जलता, उसमें ज्वाला की लपटें नहीं उत्पन्न होती है। अब आपके सामने कुछ चित्र है, देखिए मोमबत्ती के अंदर कितनी बड़ी ज्वाला उत्पन्न हो रही है। आप गैस स्टोव का रंग देखिए, गैस स्टोव में जो ज्वाला जल रही है उसका रंग देखो आप, नीला रंग है, नीले रंग की ज्वाला उत्सर्जित हो रही है।
मोमबत्ती में पीले रंग की, स्टोव में देखिए लाल और पीले रंग की। अब है ज्वाला की रचना। ज्वाला की संरचना क्या होती है उसके बारे में। क्रियाकलाप 6.5। एक मोमबत्ती जलाइए और जलाते वक्त सावधानी बरतनी है, कहीं हाथ न झुलस जाए। एक कांच की 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी पतली नली को या संडासी द्वारा उसे पकड़िए तथा इसका एक सिरा मोमबत्ती की अकंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में प्रवेश करा दीजिए। यानी जो क्षेत्र आपको नज़र नहीं आ रहा, अदीप्त है, उसमें आपको इसका एक सिरा प्रवेश करवा देना है। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। क्या वहाँ कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का मोम जल्द गर्म होकर पिघल जाता है। ये देखिए जैसा चित्र में है, एक मोमबत्ती जल रही है, एक नली लेनी है, कांच की बनी हुई लोगे, प्लास्टिक की तो जल जाएगी। कांच की नली का एक सिरा मोमबत्ती के पास रखना है और दूसरा सिरा जो है वह दूसरी ओर, जो सिरे है वो दूसरी ओर है, उसमें मोमबत्ती से अपोजिट साइड में आपको एक जलती हुई माचिस की तीली रखनी है। अब ये क्यों तीव्र गति से जलती है या ऐसा क्या कारण है उसके बारे में आगे जानते हैं। दहन के समय जो मोम के अंदर पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। यानी आप देखेंगे कि यहाँ मोम जो वाष्पित हो रहा था वह नली में से प्रवेश करके दूसरी ओर निकल गया, यहाँ आता है। तो मोम की जो वाष्प है वो तिली के वहाँ जाकर और ज़्यादा आग पकड़ लेती है, इसलिए तिली ज़्यादा जलती है। तो उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण कर लेते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। क्रियाकलाप 6.5 में क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न करने का कारण हो सकता है? तो हाँ, ज़रूर हो सकता है, 100% होगा, क्योंकि वही वाष्प ज्वाला उत्पन्न करती है। जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट या स्लाइड प्रविष्ट करिए। उसे संडासी से 10 सेकंड तक पकड़िए, फिर उसे हटा दीजिए। आप क्या देखते हैं? ये देखिए जैसा कि चित्र में बताया गया है, आपको इस तरह से कांच की पट्टी का यानी स्लाइड को मोमबत्ती पर रखना है, फिर हटा के आपको देखना है कि वह काली हो जाती। यह काला पदार्थ कार्बन है। तो कांच की प्लेट या स्लाइड पर एक गोल या काला वलय बन गया है। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। एक पतले लंबे तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़कर रखिए। ये इस तरह से आप अगर उस तार को पकड़ के रखेंगे तो तार का अगला सिरा भी काला हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है वह रक्त तप्त हो जाता है। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत ही अधिक है? यानी ज्वाला के दो क्षेत्र होते हैं, एक दीप्त और एक अदीप्त। जो दीप्त होता है, जो हमें दिखाई देता है, वहाँ तापमान कम होता है, लेकिन जो अदीप्त होता है, हमें नहीं दिखाई देता, उसका तापमान बहुत ही सर्वाधिक अधिक होता है उस पूरी मोमबत्ती के ज्वलन में। तो वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए जो सुनार होते हैं वह धातु की फूंकनी का मतलब फूंक मारने वाली नली से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर यानी सोने चांदी पर अप्लाई कर देते हैं, यानी डालते हैं, जिससे अधिक ज्वाला मिलती है और सोना चांदी पिघल जाता है। ये देखिए मोमबत्ती की रचना। ये मोमबत्ती की रचना है। पूर्ण दहन वाला बाह्य भाग नीला नीला होगा, जो आपको इतना आसानी से नीला दिख नहीं रहा होगा, ये थोड़ा अदीप्त है। सबसे गर्म बाहरी भाग ही होगा ये जो नीला भाग होगा। कम गर्म भाग बीच में होगा और सबसे कम भाग जो होगा वो अंदर ही अंदर जो मोमबत्ती की बत्ती है धागे की बनी हुई वहाँ होगा, पीले रंग में। आंशिक दहन वाला भाग मध्य भाग है और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग काला वाला भाग है, जो बत्ती है वो जलता नहीं है। तो टोटल 4 भाग है, सबसे अधिक ऊष्मा वाला, फिर मध्यम ऊष्मा वाला, सबसे कम ऊष्मा वाला और बिना जला भाग। तो ये ज्वाला के बाहरी भाग का उपयोग करते हैं। देखिए सुनार किस प्रकार से फूंकनी से फूंक मारकर सोने के ऊपर उस सबसे बाहरी भाग, ये देखिए आपको बताता हूँ मैं फिर चित्र में। ये देखिए सबसे बाहरी भाग आप पॉइंटर से देख रहे होंगे, ये सबसे बाहरी भाग सबसे गर्म भाग होता है, जिसका उपयोग करके सोने चांदी को पिघाल लेते हैं।
अब कल हम इस लेसन में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि ईंधन क्या है।